पहली लड़की ने कहा, महाराज हम खामोश नहीं रहेंगी। दूसरी लड़की ने कहा, प्रधानमंत्री जी हम सुबह शाम स्यापा किया करेंगी। तीसरी लड़की ने कहा, जो लोग स्यापा करने में हमारा साथ नहीं देंगे हम इनकी दुकानों पर आग लगा देंगे। शास्त्री ने कहा, विदेशी मुल्कों का ख्याल है कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ भारत की हुकूमत और फौज की जंग है, लेकिन 40 करोड़ इंसानों के स्यापे से उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि इस जंग में पूरी कौम हुकूमत और फौज के साथ है। ये मुमकिन है कि खतरनाक हालात में हमें कुछ अरसे के लिए जंग बंद करनी पड़े, लेकिन स्यापे का महाज 1 मिनट के लिए भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बाज़ बुज़दिल लोग दुश्मन के खौफ से दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं और जब पुलिस इन्हें रोकती है तो वो अपनी बुज़दिली पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा हुकूमत का स्यापा शुरू कर देते हैं। वो भारत के दुश्मन हैं और तुम वादा करो कि तुम इनका मुंह बंद करोगी। पहली लड़की ने कहा, महाराज हम वादा करती हैं कि हम इसी वक्त भारत के दुश्मनों का स्यापा करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें हुक्म दें तो हम हर शाम आपके मकान पर जमा होकर स्यापा किया करेंगे। शास्त्री ने कहा, नहीं मेरे मकान पर नहीं। दूसरी लड़की ने कहा, प्रधानमंत्री के मकान पर इतनी जगह नहीं, लेकिन राष्ट्रपति जी के महल के लॉन में हजारों लड़कियां समा सकती हैं। राधा कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, अगर तुम मेरे या प्रधानमंत्री के घर में स्यापा करोगी तो विदेशी मुल्कों के सफीर ये समझेंगे कि हमें कुछ हो गया है। अगर उन्हें ये गलतफहमी ना हो तो भी वो यही कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हमारे कहने पर स्यापा कर रही हो। तीसरी लड़की ने कहा, राष्ट्रपति जी ठीक कहते हैं, हमें मकानों की बजाय खेल के मैदानों या गलियों और बाजारों में स्यापा करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा, बहनों अब शाम होने वाली है, तुम्हें ब्लैक आउट से पहले अपने अपने घर पहुंच जाना चाहिए। पहली लड़की ने कहा, लेकिन सेनापति जी ने हमें ये नहीं बताया कि आज हमारी फौज ने पाकिस्तान का कौन सा शहर फतह किया है। जनरल चौधरी ने कहा, बहनों आज मैं बहुत परेशान हूँ। एयर मार्शल अर्जुन सिंह का ख्याल है कि आज दिल्ली पर हवाई हमला होगा। लड़कियां एक साथ शोर मचाती हुई, हवाई हमला हवाई हमला हवाई हमला। एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने कहा, इस वक्त दुश्मन के हवाई जहाज जलंधर और हलवाड़ा आदमपुर के हवाई अड्डों पर हमला कर रहे हैं और हमें डर है कि आज रात शायद वो दिल्ली पर बम बरसाने की कोशिश करें। चंद लड़कियां गेट की तरफ भागती हैं। पहली लड़की ने कहा, अगर दिल्ली पर हवाई हमले का खतरा है तो एयर मार्शल यहाँ क्या कर रहे हैं। चौन ने कहा, एयर मार्शल हमें ये बताने आए थे कि रात के वक्त हमें पनाहगाहों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी लड़की ने कहा, एयर मार्शल ने हमें यह क्यों नहीं बताया कि इनके नज़दीक हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है। चौन ने कहा, एयर मार्शल हमले के वक्त सायरन बजाने का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन हर घर में नहीं जा सकते। इंदिरा गांधी ने कहा, अब तुम्हें फजूल बातों से वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। पहली लड़की ने कहा, बहनों चलो जल्दी करो। आन की आन में तमाम लड़कियां भाग जाती हैं। शास्त्री ने अर्जुन सिंह से कहा, आपको कैसे पता चला कि आज दिल्ली पर ज़रूर हमला होगा। जनरल चौधरी ने कहा, दिल्ली पर हमला नहीं होगा महाराज, अर्जुन सिंह जी इन चुड़ैलों से हमारा पीछा छुड़ाना चाहते थे। चौन ने कहा, मैं समझ गया था, लेकिन उन्हें ये शुबा नहीं होना चाहिए कि हमने उनके साथ मजाक किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, उन्हें शुबा नहीं होगा महाराज, अगर आप इजाज़त दें तो आज रात 2-3 मरतबा सायरन बजा दिया जाएगा। शास्त्री ने कहा, लेकिन आपने उन्हें ये नहीं कहा था कि आज रात हवाई हमले का सायरन बजा दिया जाएगा। आपने तो ये कहा था कि आज रात शायद दुश्मन के हवाई जहाज़ बमबारी करेंगे। अर्जुन सिंह ने कहा, बमबारी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो रात के वक्त सायरन के बाद अपने हवाई जहाज़ों को दिल्ली पर परवाज करने का हुक्म दे सकता हूँ। सूरन सिंह ने कहा, मेरे ख्याल में अगर दिल्ली से 2-4 मील दूर किसी खेत में 2-4 बम फेंक दे जाएं तो भी कोई हरज नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने कहा, हरगिज़ नहीं चौन जी, आप अपने एयर मार्शल को मना करें, वरना जो बम खेतों में फेंके जाएंगे वो हमारे घरों पर गिरेंगे। कृष्णमाचार्य ने कहा, इंदिरा देवी बिल्कुल ठीक कहती हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर सायरन बजाने के बाद दिल्ली पर हवाई जहाज़ उड़ाना भी ज़रूरी समझा जाए तो फ़ौज को ये हिदायत होनी चाहिए कि वो नीचे से फायर न करें, वरना 1-2 जहाज़ों की तबाही यकीनी है। और ये हवाई जहाज़ गिरे भी तो किसी ऐसी जगह गिरेंगे जहाँ भारत का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। अर्जुन सिंह ने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। शास्त्री ने कहा, आप बेवकूफ़ नहीं हैं सरदार जी, लेकिन जंग के वाक़यात के पेश नज़र आप उन हवाबाजों को अक्लमंद होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते जो अमृतसर को लाहौर समझ लेते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, मुझे यकीन है कि अर्जुन सिंह पूरी एहतियात बरतेंगे। शास्त्री जी मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। शास्त्री ने कहा, किस बात पर। इंदिरा गांधी ने कहा, आज आपने कमाल कर दिया है। मुझे यकीन है कि इसके बाद अम्बाला में स्यापा करने वाले हमें दिल्ली में परेशान नहीं करेंगे। नंदा ने कहा, अब आपको ऑल इंडिया रेडियो से स्यापे का प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मेरा ख्याल था कि इन लड़कियों को यहीं पर स्यापा करने की मशक कराई जाए। भगवान का शुक्र है कि राष्ट्रपति जी यहाँ मौजूद थे, वरना शहर में अफवाह फैल जाती कि शास्त्री जी को कुछ हो गया है। शास्त्री ने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर राष्ट्रपति जी यहाँ न होते तो भी मैं उन्हें अपने घर में स्यापा करने की इजाज़त न देता। सेठ धनीराम और मूलचंद कहाँ हैं?
अर्जुन सिंह ने कहा, वो लड़कियों से पहले भाग गए थे महाराज, और अब वो अपने घर पहुंच गए होंगे। चौन ने कहा, तुमने इन्हें भागते हुए देखा था? अर्जुन सिंह ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उन्हें देखा था, वो बड़ी तेजी से भाग रहे थे। सेठ धनीराम गेट के करीब एक लड़की का धक्का लगने से गिर पड़े थे और चंद लड़कियां उनके ऊपर से गुजर गई थी। इंदिरा गांधी ने कहा, लेकिन मैंने उन्हें भागते या गिरते हुए नहीं देखा। अर्जुन सिंह ने कहा, श्रीमती जी, उन्हें देखने के लिए एक तजर्बाकार हवाबाज की जरूरत होती है। भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक बेजुई मेज के गिर्द इंदिरा गांधी, गुजाली लाल नंदू, मिस्टर पाटिल, कृष्णमाचारी, मिस्टर चौन बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी कमरे में दाखिल होता है और सेक्रेटरी के बाएं हाथ एक खाली कुर्सी पर बैठ जाता है। शास्त्री की कुर्सी के पीछे अंगीठी पर नेहरू और गांधी की तस्वीरें हैं, जिनके फ्रेम सुनहरी हैं। दाएं हाथ दीवार के साथ भारत, पाकिस्तान और कश्मीर का नक्शा है। शास्त्री एक फाइल के वर्क गर्दानी कर रहा है। कमरे की घड़ी 9:15 बजाती है। शास्त्री फाइल बंद करके अपने साथियों की तरफ देखता है। शास्त्री ने कहा, कल मैंने श्री कामराज को भी इस मीटिंग में शरीक होने की दावत दी थी, लेकिन इनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें 3 दिन आराम का मशवरा दिया है। श्री कामराज जी की ख्वाहिश थी कि उनकी जगह सेठ धनीराम और मूलचंद को बुला लिया जाए। मैं उन्हें टालने की कोशिश करता, लेकिन जब मैंने टेलीफोन किया था तो ये दोनों इनके पास बैठे हुए थे। अब वो आ ही रहे होंगे। आपकी तरह मुझे भी इनकी बेहुदा बातों से उलझन होती है, लेकिन वो कांग्रेस के सरपरस्त हैं और दिल्ली के कारोबारी हलकों के अलावा जिन सिंह और सेवक सिंह जैसी खालिस हिंदू जमातें भी उनका एहतराम करती हैं। इसलिए मैं आपसे और बिलखुसूस श्री नंदा जी और चौन जी से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। लीजिए, वो आ गए। धनीराम और मूलचंद कमरे में दाखिल होते हैं और शास्त्री और दूसरे वज़रा को प्रणाम करने के बाद इंदिरा गांधी और नंदा के दरमियान खाली कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। धनीराम ने शास्त्री से कहा, महाराज माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़रा देर लग गई है। बात यह थी कि मैं मिठाई तकसीम करवा रहा था। नंदा ने कहा, सेठ जी, मिठाई तो शायद आपने परसों तकसीम की थी। धनीराम ने कहा, महाराज, परसों मैंने आपके घरों में जिस मिठाई के टोकरे भेजे थे वो खालिस घी की थी। कल भी मैंने खालिस घी के 3 मन लड्डू तकसीम किए थे। परसों मैंने वजीरों, सेक्रेटरियों, कांग्रेस के लीडरों और अपने दोस्तों को जो लड्डू भेजे थे वो खालिस गाय के घी के थे। कल वाली मिठाई में गाय के साथ भैंस का घी भी मिला हुआ था। कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता महाराज, सिर्फ भैंस का घी ज़रा भारी होता है, इसलिए कल वाली मिठाई स्कूलों में तकसीम की गई थी। सबरा नीम ने कहा, और आज? धनीराम ने कहा, आज आम लोगों की बारी थी, इसलिए ख़ास बनस्पति के 5 मन लड्डू तकसीम किए हैं। मूलचंद ने कहा, मैंने तो जंग बंदी की खबर सुनकर उसी रोज़ खालिस घी के 7 मन लड्डू तकसीम कर दिए थे। शास्त्री जी ने कहा, आपने लड्डू खाए थे? चौन ने कहा, आजकल प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी हैं कि वो आपके लड्डू खाकर बीमार होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। शास्त्री ने कहा, मूलचंद जी, मैंने भी आपके लड्डू खाए थे। मूलचंद ने कहा, चौन जी, मैंने भी आपको एक टोकरा भेजा था। चौन ने कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब हमें कुछ काम करने दीजिए। धनीराम ने शास्त्री से कहा, महाराज, जंग दोबारा शुरू हो जाने का खतरा तो नहीं है? सबरा नीम ने कहा, सेठ धनीराम का मतलब ये है कि उनकी मिठाई रायगां तो नहीं जाएगी। धनीराम ने कहा, मुझे मिठाई की परवाह नहीं महाराज, मुझे सिर्फ भारत के टैंकों और हवाई जहाज़ों की फिक्र है। चौन ने कहा, शास्त्री जी, मुझे मालूम था कि ये वक्त ज़ाया करेंगे, भगवान के लिए आप अपना काम शुरू कीजिए। शास्त्री ने कहा, मैं आज कोई ख़ास बात नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भारत को जिन हालात ने जंग बंद करने पर मजबूर कर दिया है वो आपसे पोशीदा नहीं है। रक्षा मंत्री चौन जी 2 दिन कबल आपको 17 दिन के नुकसानात की रिपोर्ट पेश कर चुके हैं, और अब आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं कि अगर हम सलामती कौंसिल की करारदाद मंजूर न करते तो हमें किन हालात का सामना करना पड़ता। हमने अमन की खातिर नहीं बल्कि जंग से मायूस होकर जंग बंद की है। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात हमने तमाम बहाज़ों पर कुव्वत के साथ हमले किए थे, और मैंने आपके मशवरों के मुताबिक सेनापति को यह हुक्म दिया था कि हमारी बेपनाह गोलाबारी के बायस अगर किसी महाज पर दुश्मन के पांव उखड़ जाएं तो वो अपनी पेशकदमी जारी रखें और सलामती कौंसिल की परवाह न करें। हमारा तोपखाना सारी रात दुश्मन पर गोलाबारी करता रहा। सिर्फ खेमकरन के महाज पर हमारी तोपों ने करीबन 5000 गोले गिराए थे। इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि हमारी फौजें दुश्मन की लाशों पर से गुजरती हुई कसूर, लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो जाती, लेकिन हुआ यह कि दुश्मन ने हमें एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। रात भर की गोलाबारी का नतीजा सिर्फ ये था कि हमने दुश्मन को अपने मोर्चों से बाहर नहीं निकलने दिया या उन्हें एक लम्हे के लिए भी सोने का मौका नहीं दिया गया।
अगली रात हम सिर्फ अपने इन भरपूर हमलों की नाकामी के बायस ही नहीं बल्कि दुश्मन के जवाबी हमलों के खौफ से जंग बंद करने पर मजबूर हो चुके थे। ये वो बातें हैं जो मैं भारत की आवाम के सामने नहीं कह सकता, लेकिन आपसे कोई बात छुपाना मेरे नज़दीक एक जुर्म है। जंगबंदी से मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम दुश्मन को नीचा दिखाने का इरादा तर्क कर चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि नए हमले की तैयारी के लिए हमें वक्त की ज़रूरत है। हमें इन बड़ी ताकतों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हमें संभलने और तैयारी करने का मौका दिया है। अगर हम वसी पैमाने पर दुश्मन के जवाबी हमले का खतरा मोल लिए बगैर जंग की सी हालत बरकरार रखें, यानी इक्का दुक्का हमले से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहें और इसी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पाकिस्तान की जारहियत का डंडोरा पीटते रहें, तो इसके दो फायदे होंगे। पहला यह कि हमें फैसला कुन जंग के लिए तैयारियों का मौका मिल जाएगा और हमारी फ़ौज के हौसले बुलंद रहेंगे। दूसरा ये कि भारत के जिन इंतहा पसंद लोगों की तस्कीन के लिए हमने 2 सितंबर को पाकिस्तान पर हमला किया था, उन्हें मुल्क की आवाम को हमारे खिलाफ मुश्तइल करने का मौका नहीं मिलेगा। अब हमें ठंडे दिल से ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह जल्द अज जल्द अपने लश्कर की तादाद और जंगी वसाइल में इजाफा कर सकते हैं। मूलचंद ने कहा, महाराज, पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग की तैयारियों के मुतालिक बहस करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने गुज़श्ता जंग से क्या हासिल किया है। अगर आपके सेनापति यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सिपाही भारत के सिपाहियों से बेहतर है, तो ये खुशखबरी हम जंग के बगैर भी सुन सकते हैं। शास्त्री ने कहा, यह तलख बातों का वक़्त नहीं, भारत को हमारे इत्तेहाद की ज़रूरत है और आप ये नहीं कह सकते कि गुज़श्ता जंग में हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कम से कम हमने ये तो साबित कर चुके हैं कि भारत के 40 करोड़ इंसान कश्मीर को अपने देश का अटूट अंग साबित करने के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं। धनी राम ने कहा, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के 10 करोड़ इंसान ये साबित कर चुके हैं कि आप भारत के 40 करोड़ इंसान का बलिदान देकर भी कश्मीर को भारत माता का अटूट अंग नहीं बना सकते। मूलचंद ने कहा, शास्त्री जी, आपको ये बात मानना पड़ेगी कि आपने भारत के 10,000 इंसान मरवा कर दुनिया के सामने कश्मीर का मसला जिंदा किया है। कृष्णमाचारी ने कहा, कश्मीर पर कब्जा रखने के लिए हमने 18 साल जंग की तैयारियां की हैं और 17 दिन जंग लड़ी है। इसी अरसे में हमने भारत की जितनी दौलत लुटाई है वो अगर कश्मीर की पूरी आबादी में तकसीम की जाए तो फी आदमी 10,000 रुपये से ऊपर बनते हैं और बरतानिया ने 150 साल आधी दुनिया के इंसानों को गुलाम बनाए रखने के लिए भी इतनी रकम खर्च नहीं की होगी। शास्त्री ने कहा, मुझे मालूम नहीं आप किस तरह हिसाब लगाते हैं, लेकिन अगर आपका हिसाब दुरुस्त हो तो भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि बरतानिया ने घोड़ों के ज़माने में फतवाहत हासिल की थी और हमें टैंक और हवाई जहाज़ के ज़माने में भारत का बोलबाला करने का मौका मिला है। आपको रवैये के मुतालिक नहीं सोचना चाहिए, भारत माता की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। कृष्णमाचारी ने कहा, मैं दोनों को मुतालिक सोचता हूँ। शास्त्री जी, आप भारत माता का सोना चांदी और भारत माता की इज्जत दोनों खाक में मिला चुके हैं। आपको चर्चिल बनने का शौक था तो आप इंग्लिस्तान में पैदा होना चाहिए था। आप नेपोलियन कहलाना चाहते थे तो आपको फ्रांस में पैदा होना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने कहा, नेपोलियन फ्रांस में बल्कि कारसेका में पैदा हुआ था। कृष्णमाचारी ने कहा, मुझे इससे गर्ज नहीं कि नेपोलियन कहाँ पैदा हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत 40 करोड़ नंगे और भूखे इंसानों का वतन है जिन्हें टैंकों और हवाई जहाज़ों से कहीं ज़्यादा धोतियों और रोटियों की ज़रूरत है। आप 17 दिन की जंग में भारत का हशर देख चुके हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान अपनी आज़ादी के लिए 1000 साल तक लड़ सकता है। चौन ने कहा, अगर पाकिस्तान के 10 करोड़ इंसान 1000 साल तक लड़ सकते हैं तो भारत के 40 करोड़ इंसान 4000 साल तक लड़ सकते हैं। कृष्णमाचारी ने कहा, कोई अकल की बात कीजिए चौन जी, हम खुशकिस्मत हैं कि ये जंग 17 दिन से आगे नहीं बढ़ी, वरना आपको मुल्क भर में हाय रोटी हाय धोती के सिवा कोई आवाज़ न सुनाई देती। कृष्णमाचारी ने सबरानियम से कहा, आप क्यों खामोश हैं? आप शास्त्री जी को ये क्यों नहीं बताते कि भारत की आवाम भूखे मर रहे हैं? सबरानियम ने कहा, शास्त्री जी अनजान नहीं है, उन्हें मालूम है कि भारत की आवाम जंग के मुतल्लिक नहीं बल्कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी के मुतल्लिक सोचते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, लेकिन शास्त्री जी का ख्याल है कि उन्हें सिर्फ 1 वक्त की रोटी के मुतल्लिक सोचना चाहिए। अगर इनकी नसीहत पर वो अमल करें तो भारत की भूख का आधा मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। सबरानियम ने कहा, आपका मतलब है कि अगर वो दोनों वक्त ना खाए तो खुराक का मसला हल हो जाएगा। कृष्णमाचारी ने कहा, 2 वक्त ना खाने की सूरत में ना सिर्फ भारत की आवाम की खुराक का मसला हल नहीं होगा बल्कि बम लाखों टन गल्ला बाहर भेज सकेंगे और इसके बदले इतना असला और बारूद हासिल कर सकेंगे कि शास्त्री जी और नंदा जी अगर आधी दुनिया के खिलाफ जंग शुरू कर दें तो भी भारत की कोई परेशानी ना होगी। शास्त्री ने कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। चौन ने कहा, मैं सख्त एहतजाज करता हूँ, मुझसे ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं हो सकता।
कृष्णमाचारी ने कहा, मैं मजाक नहीं करता, लेकिन अगर शास्त्री जी पाकिस्तान के खिलाफ 4000 साल तक लड़ने का प्रोग्राम बना चुके हैं तो भारत की आवाम को 2 वक्त भूखा रहने की आदत डालनी पड़ेगी। सबरानियम ने कहा, मेरे ख्याल में भारत की आवाम को भूखा मारने के लिए हमें पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। शास्त्री ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। सबरानियम ने कहा, मेरा मतलब यह है कि अगर भारत की हुकूमत अपनी आवाम को भूखा और नंगा रखना चाहती है तो ये मकसद दोबारा जंग शुरू करने के बगैर भी पूरा हो जाएगा। भारत का गल्ला ब्लैक मार्केट में जा चुका है और इसकी कीमत 100% ज़्यादा हो गई है। मुझे हर रोज़ हर किस्म के तार मसूल होते रहे हैं। आज फलां इलाके में कहत के बायस इतने इंसान हलाक हुए हैं और कल फलां इलाके में गल्ले की इतनी सरकारी गोदाम लूटे गए हैं। अगर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई न कर सके तो चंद हफ्तों तक सारा मुल्क कहत की लपेट में आ जाएगा। शास्त्री ने कहा, अनाज के ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केट इसी वक्त होती है जब मुल्क में अनाज का काल हो। इसीलिए हमें व्यापारियों की दुकानों पर छापे मारने की बजाय ज़्यादा अनाज पैदा करना चाहिए। मैं गैर मुल्की ज़राए से इस बात की तस्दीक कर चुका हूँ कि जंग के दौरान पाकिस्तान में गल्ले की कीमतें गिरनी शुरू हो गई थी और अब खाने पीने की तमाम चीज़ें बेहद सस्ती हो गई हैं। सबरानियम ने कहा, मेरी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ गल्ला ही नहीं, ज़रूरत की हर चीज़ सस्ती हो गई है। यहाँ तक कि वो अद्वियात भी पहले से सस्ती हो गई हैं जो बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ताजर और ख़रीदार अपने कौमी मसाइल को एक ही ज़हन से सोचते हैं और पाकिस्तान की सनत और तिजारत पर भारत की तरह इन महाजरों का कब्जा नहीं जो खद्दर की टोपी को ब्लैक मार्केट का लाइसेंस समझते हैं। मूलचंद ने कहा, अगर आपका इशारा गांधी कैप की तरफ है तो मैं एहतजाज करता हूँ। ये टोपी कांग्रेस का निशान है और मैं भारत के किसी वजीर को मुल्क के हुक्मरान का जमात का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दे सकता। धनी राम ने कहा, खद्दर की टोपी की तौहीन महात्मा गांधी की तौहीन है। सबरानियम ने कहा, मैं गांधी कैप की तौहीन नहीं करता, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि अगर ब्लैक मार्केट की आमदनी से अपनी तिजोरियां भरने और आवाम को भूखों मारने वाला ये साहूकार ये टोपी पहन ले तो इनके जराइम कम हो जाते हैं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नंदा जी से ये पूछने का हक है कि उन्होंने ब्लैक मार्केट ख़त्म करने के लिए क्या किया है। नंदा ने कहा, भगवान के लिए मुझे इस बहस में न घसीटिए। मैं सच्चे दिल से गांधी कैप का एहतराम करता हूँ। गांधी जी ने कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए कैदेट काटी थी और मरण व्रत रखे थे। सबरानियम ने कहा, गांधी जी ने खद्दर की ये टोपी इसलिए ईजाद नहीं की थी कि चंद बुनिये ब्लैक मार्केट के बादशाह बन जाएं और रुपए जमा करने के शौक में भारत की आवाम को भूखों मार दें। शास्त्री ने कहा, सबरानियम जी, मुझे मालूम है कि भारत में अनाज की कमी ने आपको बहुत परेशान कर दिया है, लेकिन इसका इलाज ये है कि हम एक दूसरे को ताने दें, बल्कि इसका इलाज ये है कि हम वाफर गल्ला पैदा करें, क्योंकि जब वाफर गल्ला पैदा होगा तो ब्लैक मार्केट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सबरानियम ने कहा, प्रधानमंत्री जी, मुझे यकीन है कि अगर हिमालय की सारी मिट्टी गल्ले में तब्दील हो जाए तो भी ब्लैक मार्केट ख़त्म नहीं होगी। भारत के बुनिये गल्ले के पहाड़ को समंदर में गर्क कर देंगे, लेकिन ये गवारा नहीं करेंगे कि ब्लैक मार्केट ख़त्म हो जाए। नंदा ने कहा, सबरानियम जी, आप खुराक के वजीर हैं। अगर आप भारत की ज़रूरत के मुताबिक या इससे ज़्यादा अनाज पैदा कर सके तो ब्लैक मार्केट ख़त्म कर दूंगा। चौन ने कहा, सबरानियम जी, आपको ब्लैक मार्केट और गांधी जी के कैप पर बहस करने की बजाय ज़्यादा गल्ला पैदा करने की तजवीज़ पेश करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि भारत में वाफर अनाज पैदा हो सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हुकूमत कोई तजवीज़ पेश करे और अवाम हुकूमत के साथ पूरा ताउन करें। इंदिरा गांधी ने कहा, मेरे ख्याल में हमें पूरे जोश के साथ ज़्यादा अनाज उगाओ की मुहिम शुरू कर देनी चाहिए। भारत के वजीर और ऑल इंडिया कांग्रेस के लीडर आवाम के सामने तकरीरें करें, फिर इन तकरीरों के रिकॉर्ड ऑल इंडिया रेडियो पर सुनाए जाएं। अखबारों में इस किस्म के इश्तिहार शाया करवाए जाएं कि भारत माता भूखी है, भारत माता रोटी की मोहताज है, भारत माता के 40 करोड़ बच्चों को कहत से तबाह हो जाने का खतरा है, इसलिए भारत के हर किसान को यह अहद करना चाहिए कि वो दिन रात हल चलाएगा और ज़्यादा गल्ला पैदा करेगा। हम गली गली इस किस्म के इश्तिहार लगवा सकते हैं, भारत के किसानों, भारत को भूख से बचाओ, अनाज उगाओ और अगर अनाज ना उगा सको तो सब्जियां उगाओ और जब सब्जियों से जी भर जाए तो मूंगफली उगाओ। मुझे यकीन है कि मुल्क का हर समझदार आदमी इस मुहिम में हमारा साथ देगा। मुसव्वर भूखे भारत की तस्वीरें बनाएंगे, शायर अपनी नज़मों से किसानों में जोश पैदा करेंगे। सबरानियम ने कहा, लेकिन श्रीमती जी, ज़्यादा अनाज उगाने के लिए भारत के किसानों को ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है और भारत के पास फालतू ज़मीन कहाँ से आएगी? मेरा मतलब है कि भारत का वो कौन सा इलाका है जो गैर आबाद है? इंदिरा गांधी ने कहा, मुझे मालूम नहीं, काश हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के गैर आबाद इलाके उठाकर भारत में ला सकते। शास्त्री ने कहा, इंदिरा गांधी जी, भगवान आपका भला करे, आप मजाक में एक काम की बात कह गई हैं। हमें भारत की बजाय अमेरिका में ज़्यादा अनाज उगाओ की मुहिम शुरू करनी चाहिए, वहाँ फालतू ज़मीन भी है
और फालतू ज़मीन से काम लेने के लिए ऐसी मशीनें भी मौजूद हैं जिनकी बदौलत अमेरिका का एक किसान भारत के 1 लाख आदमियों के लिए गल्ला पैदा कर सकता है। ऑल इंडिया रेडियो को हर सुबह, दोपहर और शाम अमेरिकी किसानों के लिए एक ख़ास प्रोग्राम नशर करना चाहिए। हम अमेरिका की हुकूमत से अनाज मांगने की बजाय बराह रास्त अमेरिका के किसानों से इस किस्म की अपीलें शाया कर सकते हैं। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।